जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो 24 जनवरी की पहली शिफ्ट है, उसमें जीके के क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो उन सब के बारे में। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं और आप डेली क्लास देख रहे हैं तो आई होप, मुझे पक्का भरोसा है कि आपको क्वेश्चन मिले होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं वो शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहली शिफ्ट में कि ऊर्जा का पिरामिड, ये ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ये आप याद रखना कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। और साथ साथ ऊर्जा के पिरामिड में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है, हमेशा एक दिशा मतलब ऊपर की ओर चलता है। ये आपसे पूछा गया होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आपने लिंडमैन का नियम पढ़ा होगा, 10% एनर्जी का लॉस होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% ऊर्जा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। 100% ऊर्जा है, फिर उसका 10%, तो फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%। तो 10% ऊर्जा जो है वो खपत होती रहती है। ये ऊर्जा का पिरामिड होता है आपका। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपसे ना एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब होता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब होता है, दोस्तों हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। और हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों सूर्य में ऊर्जा क्यों बनती है, नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा बनती है, याद रखना इसके बारे में, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में लिखा गया है। दोस्तों उपाधियों का अंत लिखा गया अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में लिखा गया। आपको 17 भी याद रखना है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी किसी के साथ में, मतलब अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में कहा गया है। एक और याद रखिएगा, ये काफ़ी आ रहा है आजकल एग्जाम में, अनुच्छेद 21, ये है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आप याद रखिएगा। 24 के बारे में दोस्तों, अनुच्छेद 24 काफ़ी पूछा जा रहा है ये भी, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। तो ये आप याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा गया है इसमें। एक आर्टिकल 29 याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के लिए हैं ये भी आप याद रखें। एक आर्टिकल 32 भी आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत करता है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो अनुच्छेद 18 है ये मौलिक अधिकारों के साथ आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं, दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं और भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से लिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिल्ली पुलिस का मुखिया कौन है। दोस्तों दिल्ली पुलिस का मुखिया कौन बना, तो वो बना है आपके संजय अरोड़ा, आईपीएस है ये आपके संजय अरोड़ा, ये दिल्ली पुलिस के मुखिया बने हैं। दोस्तों ये आपका दिल्ली पुलिस का लोगो है और यहाँ पे आप ना एक लाइन देख सकते हैं लिखी हुई, ये आपको दिख रहा होगा नीचे, शांति सेवा न्याय। तो आप इसको रट लेना कि शांति सेवा न्याय किस पुलिस का आदर्श वाक्य है, और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य है शांति सेवा न्याय, आप याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है, दोस्तों पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। और पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है, दोस्तों पुलिस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है।
तो संविधान के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है और पुलिस शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों। तो संजय अरोड़ा जो है ये दिल्ली पुलिस के मुखिया बने हैं। दोस्तों दिल्ली के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला था। तो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों दिल्ली से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब मिला था। तो 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला था। आपसे अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या जो है यूटी के केस में अगर पूछे आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वह है आपका दिल्ली, ये आप याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। क्लियर हो दोस्तों, तो ये आप याद है। यमुना नदी बहती है दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव किस विधानसभा सीट से जीता है। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने जो उपचुनाव जीता है वो आपका जीता है चंपावत विधानसभा क्षेत्र से। पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव जीता और किसको हराया था, तो कांग्रेस की उम्मीदवार थी निर्मला गहतोड़ी। निर्मला गहतोड़ी को हराकर इन्होंने ये चुनाव जीता है। निर्मला गहतोड़ी को हराकर पुष्कर सिंह धामी, और ये उत्तराखंड के ना 12वें सीएम बने हैं। निर्मला गहतोड़ी को हराकर उत्तराखंड के 12वें सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। ठीक है दोस्तों, आप याद ये नाम जरूर याद रखना, निर्मला गहतोड़ी पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी के नेता हैं, तो ये बीजेपी से संबंधित है और बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी, चंपावत विधानसभा क्षेत्र है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको एक चीज़ और रट लेनी है कि जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र क्या है। ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र क्या है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। कहाँ से चुनाव जीता है ममता बनर्जी ने। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन सोलर सेल से आया था। तो दोस्तों सोलर सेल जो होता है ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करता है। सोलर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आया था आपसे। और आपको याद रखना है कि सोलर सेल जो होता है ये सौर ऊर्जा, जो सूर्य की सौर ऊर्जा है उसको बदल देता है किसमें, तो सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन, कैडमियम, टेलुराइड और तांबा, इंडियम, गैलियम और सेलेनाइड जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। आपको मेनली याद रखना सिलिकॉन, क्योंकि क्वेश्चन सिलिकॉन से ज़्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो सोलर सेल का आप याद रखना फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो सही जवाब होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, दोनों याद रखना। सही जवाब है कुचिपुड़ी। दोस्तों मैं बात करूं कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी जो डांस है ना इसके फाउंडर कौन है, सिद्धेंद्र नाथ योगी। कुचिपुड़ी डांस के फाउंडर कौन है, सिद्धेंद्र नाथ योगी। ये कुचिपुड़ी के प्रवर्तक माने गए हैं, सिद्धेंद्र नाथ योगी। याद रखना, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना ये गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है, और ये गांव जो है ये कुचिपुड़ी गांव ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आता है, ये भी आप याद रखना कृष्णा जिले में आता है। आपसे पूछा जाए और ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। दोस्तों मैं बात करूँ कुचिपुड़ी के अतिरिक्त आपको मतलब राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के अतिरिक्त आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों आपसे जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, एक तो आपको याद रखना है बेमपति चिन्ना सत्यम। बेमपति चिन्ना सत्यम कौन सा नृत्य करता है, तो बेमपति चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी करता है। बेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी का डांसर है, याद रखिएगा। एक आपको याद रखना हलीम खान, ये बहुत आता है एग्जाम में। हलीम खान का संबंध किस नृत्य से है, तो हलीम खान कुचिपुड़ी करता है, ये भी आप याद रखें। एक आपको याद रखनी है भावना रेड्डी। भावना रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो भावना रेड्डी भी आपकी कुचिपुड़ी डांसर है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बेमपति चिन्ना सत्यम, हलीम खान, भावना रेड्डी। एक और याद रखें और वो नाम है आपका अरुणिमा कुमार। अरुणिमा कुमार, ये भी आपको याद रखना है। अरुणिमा कुमार कौन सा नृत्य करती है, तो अरुणिमा कुमार भी भरतनाट्यम करती है। एक आपको याद रखना है अच्युता मनसा।
अच्युता मनसा ये कौन सा डांस करती है? दोस्तों अच्युता मनसा भी कुचिपुड़ी करती है। ये स्टार लगा रहा हूँ, ये नाम रख लेना, अच्युता मनसा। और एक बैजंती काशी, बैजंती काशी का संबंध भी किससे है? दोस्तों बैजंती काशी का संबंध भी आपका कुचिपुड़ी से है, ये भी आप याद रखिएगा, कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ जो आपसे पूछा जाए, और वो स्टार लगा दिया हूँ उस पर भी। दोस्तों आपसे एक पूछेगा कि पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो पहली ट्रांसजेंडर भारत में जिसको पद्मश्री मिला, और वो एक नृत्यांगना है। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहले ट्रांसजेंडर भारत में जिसको पद्मश्री मिला, और वो है आपकी नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज, ये आप याद रखना। और दोस्तों इनसे प्रश्न बनेगा कि नर्तकी नटराज ये पहली मतलब ट्रांसजेंडर है भारत में जिसे 2019 में पद्मश्री मिला है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है एसएससी ने, और ये अब पूछा जा सकता है। नर्तकी नटराज, हो सकता है किसी सेट में आपका रिपीट करे। तो भारत में पहली ट्रांसजेंडर जिसको पद्मश्री मिला वो है नर्तकी नटराज। और ये कौन सा नृत्य करती है नर्तकी नटराज? दोस्तों नर्तकी नटराज करती है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम करती है नर्तकी नटराज, याद रखना इनके बारे में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। नर्तकी नटराज जो है ये भारत में पहली ट्रांसजेंडर महिला है, पहली ट्रांसजेंडर है जिसको पद्मश्री मिल चुका है, और ये भरतनाट्यम करती है। ठीक है दोस्तों। और एक नाम आप और रट लेना दोस्तों, वो है आपका प्रतिभा प्रहलाद। ये क्वेश्चन भी आपका आज या कल में पूछा जा सकता है। तो प्रतिभा प्रहलाद कौन सा नृत्य करती है? दोस्तों प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम करती है। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो भरतनाट्यम से, याद रखना। आपसे पूछा गया था राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, सही जवाब है कुचिपुड़ी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? अब जो 20 की पूछे, 21 की पूछे या 22 की पूछे, सारी आपको रट लेनी है। दोस्तों योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ये इसकी थीम थी, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ठीक है दोस्तों, ये तो 20 वाली हो गई। 21 की देखें तो 21 की थीम थी योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग, ये 21 की थीम है। और योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है। 22 की देखें दोस्तों, 22 की जो योग दिवस है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई एक्टिविटी इवेंट ऐसे एंड मेजर हाईलाइट। और इसकी थीम क्या है? देखो थीम ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता के लिए योगा। ये आपको तीनों चारों याद रखनी है। तो 22 की है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, 21 की थी योगा फॉर वेलबींग, और 20 की थी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि योग दिवस की शुरुआत कब से हुई है, तो 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया है। 2015 में योग दिवस मनाया गया पहला। और योग जो है इसके प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन लिखा पतंजलि ने। अगर क्वेश्चन आए कि योग दर्शन कब लिखा गया है, तो पतंजलि के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट आप रट के जाइएगा, एक है आपकी जो हमारा पर्यावरण दिवस था इसकी थीम क्या थी? पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई, ये आप रट के जाना। पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? चलो आपको मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी 2022 में, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमचू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों भूमचू उत्सव जो होता है सिक्किम में होता है। भूमचू उत्सव सिक्किम का त्यौहार है, ये आप याद रखना। दोस्तों सिक्किम से आपसे एक क्वेश्चन आने आपका पूछेगा सागा दावा। तो सागा दावा उत्सव ये आपका सिक्किम में होता है। कब क्यों होता है दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है सागा दावा। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु सागा दावा के दिन हुई थी। तो ये सागा दावा त्यौहार सिक्किम का त्यौहार है। पूछा जा सकता है, अभी तक एसएससी ने इसको जीडी में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आज की शिफ्ट में आए कि सागा दावा कहाँ का त्यौहार है, तो सिक्किम का है। एक और याद रखना दोस्तों, सिक्किम का वो है सकेवा। सकेवा त्यौहार कहाँ का है? तो सकेवा त्यौहार भी सिक्किम का है, और इसमें भूमि की पूजा होती है। सकेवा में भूमि की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको कौन सा याद रखना सिक्किम का एक त्यौहार, और वो याद रखना आपका फांग लापसोल। फांग लापसोल, फांग लापसोल, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। फांग लापसोल त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और इसमें जो खंगचेनजोंगा मतलब देवता होता है उसकी पूजा की जाती है, ये भी आप याद रखना। और सिक्किम में एक त्यौहार और आएगा सोनम लोसार। सोनम लोसार किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों सोनम लोसार सिक्किम का त्यौहार है। सोनम लोसार सिक्किम का त्यौहार है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक और आप रट के जाना, स्टार लगा रहा हूँ इस पर, ध्रुपका तेसी। ध्रुपका तेसी
ये किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों द्रुक्कातेसी जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस घटना की याद में सिक्किम में मनाया जाता है द्रुक्कातेसी। तो पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था उसकी याद में द्रुक्कातेसी त्यौहार सिक्किम में होता है। ठीक है दोस्तों। सिक्किम का एक डांस भी याद रखना, चूपहाट, चूपहाट डांस। और एक याद ना मरूनी, मरूनी डांस याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है सिंगी छम, सिंघी छम कहाँ का डांस है? तो दोस्तों सिंघी छम सिक्किम का डांस है। 2011 की जनगणना में कितनी आबादी थी? तो 6,10,000 आबादी थी सिक्किम की। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इससे कोई क्वेश्चन था कि या तो उद्देश्य पूछा गया था इसका या इसकी समय सीमा आई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। गतिमान, इसमें तीसरा गेट डाल दिया, मतलब हमने गतिमान अर्थव्यवस्था जो बनाने का टारगेट था वो किसका था? तो वो था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तो गतिमान अर्थव्यवस्था की बात की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें वृद्धि दर माइनस में थी, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें वृद्धि दर माइनस में थी। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे डी आर गाडगिल, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना भी बोलते हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसमें है स्वतंत्र उद्योग, आत्मनिर्भरता, स्वयं उत्पादक उद्योग की स्थापना, कृषि और गेहूं के उत्पादों में सुधार मुख्य था। लेकिन ये योजना थोड़ी विफल रही। क्यों? क्योंकि 1965 में भीषण अकाल पड़ गया था और 1962 की हमने जंग लड़ी थी उस टाइम पे चीन के साथ में, तो ये जो योजना थी वो फेल हो गई थी। ठीक है, तो फेल होने के कारण इसकी वृद्धि दर माइनस में थी, आप याद रखिएगा। तो ये आप जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, गुरु कुंचु कुर्प किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों कुंचु कुर्प जो है ये कथकली से संबंधित है। कथकली, कथकली से संबंधित है गुरु कुंचु कुर्प। कथकली कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों केरल से उत्पन्न हुआ है। कथकली केरल से। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ हस्तकलाएं हैं। ये हस्तकलाएं कोई आम हस्तकलाएं नहीं है दोस्तों। कथकली में 24 हस्त मुद्राएं होती हैं जो आपसे पूछी जाएं। संख्या याद रखिएगा कि कथकली में कितनी हस्त मुद्राएं हैं, तो 24 होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कथकली केरल का है, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपसे 2-3 नाम पूछेगा। एक शांताराव पूछा जा सकता है आपसे। शांताराव कौन सा नृत्य करते हैं? तो कथकली करते हैं। एक आपको याद रखना कलामंडलम गोपी, कलामंडलम गोपी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? दोस्तों कलामंडलम गोपी जो है ये आपका कथकली से संबंधित है। और एक आपको याद रखना है, ये हो गया कलामंडलम, एक याद रखना है चेमान चेरी, चेमान चेरी कुम्हीरमन नायर, नाम काफ़ी बड़ा है। चेमान चेरी ही याद रखिएगा। चेमान चेरी ये कौन सा नृत्य करते हैं? कथकली। दोस्तों क्या आपको पता है कि कथकली की पहली महिला नर्तक कौन है? तो कनक रेले। ये नाम तो रट लेना कि कथकली की पहली महिला नर्तक कौन है? तो कनक रेले कथकली की पहली महिला नर्तक हैं। कथकली केरल से उत्पन्न हुआ है। तो गुरु कुंचुकुर आप याद रखना, ये कथकली के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास का हिस्सा है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो लिया गया वो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ की मतलब रचना कब की गई है? 1882 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसके गायन की अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड तक ये गाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों ये बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। तो आनंद मठ से लिया गया है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है 24 जनवरी 1950। और ये 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में पहली बार गाया गया था कलकत्ता में, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड होती है। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड या ध्यानचंद रत्न अवार्ड, कोई क्वेश्चन था। अगर ध्यानचंद अवार्ड है तो 2002 में सबसे पहली बार जो मिला वो मिला था आपका साहुराज बिराजदार मुक्केबाजी, अपर्णा घोष बास्केटबॉल और अशोक दीवान हॉकी। मतलब ये एक बार में 3 ही लोगों को मिलता है, इतना आप ध्यान रखना। तो वो 3 कौन कौन लोग थे वो आपको लिख दिए गए हैं। दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बार तो मेजर ध्यानचंद है, अभी एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, दोस्तों ये इसका नाम क्या था? पहले इसको बोलते थे राजीव गांधी।
राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नाम बदल दिया, तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कब बदला गया दोस्तों, आपको याद रखना है 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। डेट जरूर याद रखना, पूछा जाएगा इनसे क्वेश्चन। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये इसका नाम कर दिया गया 2021 में। और दोस्तों इसमें राशि कितनी मिलती है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में राशि है आपकी 25 लाख। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में राशि की कितनी दी जा रही है, 25 लाख। ये राशि याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है भारत में मिताली राज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, दोस्तों पहली महिला बनी है मिताली राज। मिताली राज, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मिताली राज ये पहली महिला बनी है जिसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त किया है 2021 में। 2021 में प्राप्त किया, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो बाकी मिले अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक क्वेश्चन डीआरडीओ के अध्यक्ष से क्वेश्चन आया था कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन बना था। तो दोस्तों डीआरडीओ का अध्यक्ष बने थे समीर कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने थे समीर कामत। और किसका स्थान लिया था इन्होंने, जी सतीश रेड्डी का। जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया था समीर कामत ने, ये आप याद रखिएगा। समीर कामत ने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया। आज आपके एग्जाम में आ सकता है इसरो का अध्यक्ष। इसरो का अध्यक्ष कौन बना दोस्तों, के सिवान के बाद। देखो पहले कौन थे, के सिवान, और के सिवान के बाद में जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस सोमनाथ। तो इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस सोमनाथ। रट लेना इसको, ये आ सकता है आज। तो एस सोमनाथ बने हैं। और एक आपको याद रखने, नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन बने थे दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ बने हैं, ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके आज के जो 24 तारीख की पहली शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन। मिलता हूँ आपको तीसरी और दूसरी के साथ में। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।